सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले गृह मंत्री। उनके बर्थडे के दिन यानी 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती बहुत धूमधाम से मनाई गई। 182 मीटर ऊंची उनकी मूर्ति का उद्घाटन हुआ। यह काम हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों। मोदी बीजेपी के नेता हैं। नेता बनने से पहले वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के कार्यकर्ता थे। पिछले कुछ वक्त से पटेल का काफी जिक्र आने लगा है। इसका श्रेय हमें संघ, बीजेपी और मोदी को भी देना होगा। ये लोग पटेल पर बहुत बातें करते हैं। ये कहते हैं पटेल के साथ अन्याय हुआ। अगर नेहरू की जगह वो देश के प्रधानमंत्री होते तो भारत आज कहीं ज्यादा मजबूत होता। गोलवलकर ने भी पटेल के लोहे जैसे मजबूत इरादों की तारीफ की थी। जब पटेल थे तब ना मोदी थे न बीजेपी, मगर संघ था। संघ पटेल के लिए जो कहता था वो तो हम जानते हैं। अब ये भी जान लीजिए कि पटेल ने संघ के बारे में क्या कहा था। सरदार पटेल हिंदूवादी थे, पारंपरिक थे, राष्ट्रवादी थे। संघ भी हिंदुत्व की बातें करता है। पटेल भले खुद कांग्रेसी रहे हों, मगर उन्हें आरएसएस से परेशानी नहीं थी। बाद के दिनों में जैसे जैसे जांच बढ़ी, पटेल को महसूस होता गया कि संघ का सीधे सीधे हत्या में हाथ नहीं, लेकिन उसकी फैलाई सांप्रदायिक नफरत ने स्थितियां जरूर खराब की। गांधी की हत्या के बाद उन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि तकरीबन 1.5 साल बाद यह बैन हटा भी दिया गया, मगर आरएसएस की विचारधारा और गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए पटेल ने यह भी साफ कर दिया कि संघ राजनीति में हिस्सा नहीं ले पाएगा। पटेल ने 18 जुलाई 1948 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक चिट्ठी भेजी थी। ये चिट्ठी काफी मशहूर है। गांधी जी की हत्या का केस अभी कोर्ट में है, इसीलिए आरएसएस और हिंदू महासभा इन दोनों संगठनों के शामिल होने पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हमारी रिपोर्ट्स में इस बात की पुष्टि होती है कि जो हुआ वो इन दोनों संगठनों की गतिविधियों का नतीजा है। देश में इस तरह का माहौल बनाया गया कि इस तरह की भयानक घटना मुमकिन हो पाई। मेरे दिमाग में इस बात को लेकर कोई शक नहीं कि हिंदू महासभा का कट्टर धड़ा गांधी की हत्या की साजिश में शामिल था। आरएसएस की गतिविधियों के कारण भारत सरकार और इस देश के अस्तित्व पर सीधा सीधा खतरा पैदा हुआ। इन्हीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अक्टूबर 1951 में जनसंघ की नींव रखी। यही जनसंघ आगे चलकर बीजेपी बना। केशव बालीराम हेडगेवार के बाद गोलवलकर बने आरएसएस के सरसंघ चालक। पटेल ने 11 सितंबर 1948 को इन्हीं गोलवलकर के नाम एक चिट्ठी भेजी। पटेल ने उन्हें लिखा, भाई श्री गोलवलकर, 11 अगस्त को भेजा आपका पत्र मिला। जवाहरलाल ने भी मुझे उसी दिन आपका पत्र भेजा। आप आरएसएस को लेकर मेरे विचार अच्छी तरह जानते हैं। लोगों ने उस विचार का स्वागत किया था। मुझे उम्मीद थी कि आपके लोग भी उसे स्वीकार करेंगे, मगर लगता है कि मेरी बातों का आरएसएस के लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। उनके कार्यक्रमों में भी किसी तरह का बदलाव नहीं आया। इस बात में कोई शक नहीं कि संघ ने हिंदू समाज की सेवा की है। ऐसे इलाकों में जहां लोगों को मदद की जरूरत थी, किसी संगठन की जरूरत थी, वहां संघ के युवाओं ने महिलाओं और बच्चों की रक्षा की। कोई भी समझदार इंसान इसे लेकर आपत्ति नहीं जताएगा। मगर आपत्तिजनक बात तब उठी जब वो बदले की भावना से भरकर मुसलमानों पर हमले करने लगे। हिंदुओं को संगठित करना और उनकी मदद करना एक बात है, मगर हिंदुओं के साथ जो गलत हुआ, उन्हें जो तकलीफें झेलनी पड़ी, उसका बदला निर्दोषों, लाचारों और महिलाओं बच्चों से लेना बिल्कुल अलग बात है। इसके अलावा सभ्यता और शिष्टाचार के सारे तकाजे भुलाकर कांग्रेस के प्रति उनका विरोध, वो भी ऐसी डाह की भावना के साथ, इसने लोगों के बीच एक किस्म की अव्यवस्था पैदा की है। उनके सारे भाषण सांप्रदायिक जहर से भरे थे। जहर फैलाना और हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए अति उत्साहित करना जरूरी नहीं था। इसी जहर का नतीजा था कि देश को गांधी जी के अनमोल जीवन के बलिदान का दर्द झेलना पड़ा। अब नहीं भारत सरकार और नहीं देश के लोगों की 1 इंच सहानुभूति भी संघ के साथ है, बल्कि संघ के प्रति विरोध बढ़ गया है। विरोध तब और बढ़ गया जब गांधी जी की हत्या के बाद संघ के लोगों ने खुशी जताई, मिठाइयां बांटी। ऐसी स्थितियों में संघ पर कार्रवाई करना भारत सरकार के लिए अनिवार्य हो गया।
इस बात को अब 6 महीने बीत चुके हैं। हमें लगा था कि समय के साथ संघ के लोग सही रास्ते पर आ जाएंगे, लेकिन मेरे पास जैसी रिपोर्ट्स आई हैं उनसे साफ पता लगता है कि संघ के लोग अपनी उन्हीं पुरानी गतिविधियों के अंदर नई जान फूंकने की कोशिशों में लगे हुए हैं। मैं आपसे फिर कहता हूं, जयपुर और लखनऊ में दिए गए मेरे भाषणों पर विचार कीजिए। मैंने आरएसएस के लिए जो राह बताई थी उसे स्वीकार कीजिए। मुझे यकीन है कि इसी में संघ और इस देश का भला है। इस राह में चलकर हम देश की बेहतरी के लिए हाथ मिला सकते हैं। आपको पता होगा कि हम नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। देश में ऊपर से लेकर नीचे तक हर किसी की जिम्मेदारी है कि वो जैसे हो सके वैसे इस देश की तरक्की में योगदान दे, देश की सेवा करे। ऐसे नाजुक वक्त में राजनीतिक विचारधारा या पार्टी संघर्ष और पुराने झगड़ों की कोई जगह नहीं है। मैं साफ कह चुका हूं कि संघ के लोग अगर कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो वो अपनी देश सेवा जारी रख सकते हैं। अलग रहकर या कांग्रेस का विरोध करके ये नहीं हो सकेगा। मुझे खुशी है कि आपको रिहा कर दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि मैंने ऊपर जो भी लिखा है उसे पढ़कर आप मेरे कहे पर विचार करेंगे और फिर सही फैसला लेंगे। आपके ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसे लेकर सेंट्रल प्रोविंस की सरकार के साथ मेरी बातचीत हो रही है। उनका जवाब मिलते ही मैं आपको सूचित करूंगा। संघ और बीजेपी नेहरू पटेल जैसे देश के साझा नायकों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसीलिए इस इतिहास में इनके हिस्से का जो है वो बताना जरूरी है। उम्मीद है इतिहास से खिलवाड़ करके सेंसेशन बनाने वाली अपनी हिस्ट्री भूले नहीं होंगे। हिस्ट्री का तो स्वाद ही यही है, आप चाहें भी तो पीछे जाकर उसे बदल नहीं सकते।